दोबारा मैं अरुण जी के पास जाता हूँ। अरुण जी, आपके पास आने के पहले जो ये कह रहे थे रविंद्र जी, मैं एक और दिखाता हूँ। ये मतलब इससे बड़ा मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये देखिए जो वो अभिषेक बनर्जी बता रहे हैं। थोड़ा सा 2-2.5 मिनट की बाइट है, उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने में लग गया। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and gall, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Ganesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I'm raising before the media and you today itself, without wasting any further time, rather than making selective leaks. After he is down on what I know after 8 p.m. in the night. What is stopping him? He thinks the people of Bengal are his subservient. He thinks people of Bengal and we parliamentarians and the ministers, the MLAs or the MPs who have been elected by the people, standing in long queues by exercising their franchise, are they bonded laborers? Are they slaves? Apart from 2 or 3 basic questions, he has failed to answer any of the valid questions we have raised. Why are you not able to make the logical discrepancies public? What is stopping you from issuing notifications barring the BLA2 from entering hearing venues? What is stopping you from decentralizing hearing venues? What is stopping you from issuing orders to give relief to old age people, especially senior citizens? Because as per the government standards, both state and center, senior citizens are the one who are above the age of 60. अरुण जी, मुझे लगता है कि जो सुकुमार जी थे, जो पहले इलेक्शन कमीशन भारत के, उनसे लेकर और टीएन शेषन और बाकी भी, आज बड़ा दर्द होता होगा कि कहां हमने खड़ा किया था ऐसे, किस जो भी बता रहे थे, जो अंबेडकर जी वाला जो पूरा कोट कर रहे थे, कहां हम उसको किस मुकाम पर लेकर, किस गर्त में ले आए, और गर्त में ले जाने के पीछे कौन है। और जो मैं इसलिए कह रहा था अभी रविंद्र जी से कि उनका भय ये है कि किसी दिन ये नेता तो बड़े बेचारे ऐसे हैं कि नहीं वो अपना धैर्य खोते हैं। जनता का धैर्य टूट रहा है सर। और ये जो सीधी बातें, ये मतलब मुझे लगता है कि ये कहना कि आप हुजूर किसी की कृपा से हैं, उन्हें बताइए हम चुनकर आए हुए लोग, और है किसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब पर आपकी बात। अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज। सर जी हाँ, हो गया, अनम्यूट हो गया। संजीव जी, अब गलत फहमी निकाल दीजिए आप, हम सब बैठे हैं। अब वो चुनाव आयोग जो भारत की आजादी के समय बना था वो खत्म हो चुका है, उसका अस्तित्व तो नहीं है। ये चुनाव आयोग जो है, जैसे एक अभी आप सुनते हैं भारतीय जनता महिला मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता मजदूर मोर्चा, वैसे ही भारतीय जनता चुनाव मोर्चा है। और ये उस दिन तय हो गया था जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर वो बिल, रविंद्र ज्यादा बेहतर जानते हैं उसको, पारित कराया था, जिसमें अभयदान दे दिया गया था सारे चुनाव आयुक्तों को। 3 के तीनों कुछ भी करें, जब तक जिंदा रहेंगे आप इन पे उंगली नहीं उठा सकते। उसी दिन वो चुनाव आयोग जिसको भारत की
शान माना जाता था, निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता था, वो खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी का। जैसे जैसे ईडी ब्रांच ऑफ बीजेपी, सीबीआई ब्रांच ऑफ बीजेपी, अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी नाम आने लगा है। तो वो सारी संस्थाएं जिन्होंने इस देश की बुनियाद रखी थी या जिनके ऊपर इस देश की बुनियाद पड़ी थी, उनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह की अगुवाई वाली सरकार ने खत्म कर दिया है। आज इस देश में जो एजेंडा चल रहा है वो ये चल रहा है कि किसी भी तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेके कच्छ तक कब्जा करो और उसके बाद मनमाने ढंग से बदलाव करो। अभी तो ऐसा नहीं था, फिर भी ये बदलाव हो गया। चुनाव आयोग के सारे नियम बदल गए, विपक्ष कुछ नहीं कर पाया, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया, सारी चीजें बदल गई। इसको क्या कहेंगे आप? तो पहली चीज ये है कि ये चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ, जो अभिषेक बनर्जी ने भी कहा, रिस्पॉन्सिबल है मोदी की निष्ठा के लिए, अमित शाह की निष्ठा के लिए। और इसी का एक रूप है कि जब चुनाव आयोग ने अभी बंगाल का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है कि वहां कौन कब वोट पड़ेंगे, क्या होगा, अमित शाह ने तारीख बता दी कि 15 अप्रैल 2026 को वहां भाजपा की सरकार बन जाएगी। क्या वो चुनाव आयुक्त हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त वो हैं? क्या वो चुनाव आयोग का क्या गृह मंत्रालय के अधीन है? सारे काम जो गृह मंत्रालय के हैं वो पहले चुनाव आयोग, एसआईआर से पहले जो चीजें थी गृह मंत्रालय को बताना चाहिए था कि किसकी नागरिकता क्या है, उस पर कोई बात नहीं। काम, नाम किसका है? चुनाव आयोग का। काम किसका है? अमित शाह का। तो अब आप भूल जाओ कि भारत में कोई एक चुनाव आयोग था। अब भारत में जो आयोग है वो केन प्रकारण, पहले ईवीएम और अब टोटल मशीनरी, और मशीनरी के साथ साथ वोट काटू, इसके जरिए नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लिए सत्ता हासिल करना चाहता है। इसका लेटेस्ट उदाहरण बिहार है। बिहार में क्या था और क्या हुआ, सारी चीजें साफ हैं। और ये क्या है? ये बहुत दूरगामी परिणाम है। जो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माफी चाहते हुए टोक रहा हूं, जैसे अभी मैंने एक स्टोरी देख रहा था, हमारे यहाँ खबर भी हुई है, उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हो रहा, तारीख पर तारीख बढ़ी। पता ये चल रहा है कि जो वहां का राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव करा रहा है, उसने जो अपना वोटर लिस्ट तैयार कराई है, उनमें 4 करोड़ के आसपास का अंतर आ रहा है। तो स्टोरी बड़ी वो जबरदस्त है, शायद देश में मैं बहुत, मतलब क्या हो क्या रहा है दोनों में? क्या है कि केंद्र का चुनाव आयोग और जो राज्य कर रहा है, दोनों में इतना डिफरेंस, और अभी लड़ाई चल रही, बार बार तारीखें बढ़ रही है। संजीव जी, आप दूसरी चीज समझिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अभी 100 साल पूरे किए, उत्सव मनाए जा रहे हैं, सब तरफ चल रहा है। दिल्ली में अभी झंडे वालान में एक मंदिर तोड़ के पार्किंग बनाई गई है भाई आरएसएस के, उसके लिए, रविंद्र को पता होगा। हनुमान जी और शिव जी की मूर्तियां घसीटी गई हैं क्रेन द्वारा। तो खैर, संघ के प्रमुख क्या कहते हैं? संघ के प्रमुख कहते हैं कि जो भारत में रह रहा है वो सब हिंदू है, यही कहते हैं ना। उन्हें हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू है, धर्म कोई हो वो सब हिंदू है। अब जो करने जा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी की अगुवाई में चुनाव आयोग करेगा। उत्तर भारत में तो कहीं कोई बाधा बची नहीं थी, तो पंजाब में है, वो भी अगली बार निपट जाएगा। आपने बिहार, आपने उत्तर प्रदेश, गुजरात, बस झारखंड बचा है किसी तरह से, और उधर साउथ बचा हुआ है। केरल में, सॉरी, कर्नाटक में जो हुआ है वो है, और महाराष्ट्र में जो किया है। कुल मिला के तैयारी ये है कि इस चुनाव आयोग के जरिए इस तरह से सूचियां बना के काट के उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, सब तरफ ज्ञानेश कुमार के जरिए सत्ता हासिल कर ली जाए। और इसमें, इसके बाद, चूंकि वो भारतीय चुनाव मोर्चा है, उसके बाद फिर संविधान में बदलाव करके जो कुछ करना है सब कर लो। कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? लीगली तो चुनाव आयोग ने चुनाव किया है। सुप्रीम कोर्ट की जो आंख में पट्टी न्याय की देवी पे है, उसके अंदर मुझे लगता है मिर्च भर के और कस दिया गया है, तो वो तो बाकायदा अब महसूस भी नहीं कर सकता है कि क्या हो रहा है। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, इसकी तैयारी हो चुकी है, और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप और हम वही कर सकते हैं कि चलो भाई हथियार उठा लो और सड़क पे उतर जाओ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कानून अपना काम नहीं कर रहा है, संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं, और खुलेआम देश का गृह मंत्री गुंडागिरी कर रहा है।
ये दावा कर रहा है कि हम जीत के आएंगे। और बेशर्मी की हद आप देखिए कि जब बात आती है घुसपैठियों की, सीमा, चूंकि देश का गृह मंत्रालय कवर किया है, हमें मालूम है कि सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और दुर्भाग्य से गृह मंत्री ही जिम्मेदार है। चाहे कोई सीमा की सुरक्षा के लिए जो अलग अलग बल हैं, बीएसएफ सबसे बड़ा है, उसके बाद एक टिप्पणी बेनर्जी का लूंगा, आप करिए, कंप्लीट करिएगा, तो मैं मैं बेनर्जी के बता लिए रहा दोबारा हूँ लौटता हूँ। आईटी, दो तीन सवाल। मैं कह रहा हूँ आईटीबीपी है, एसएसबी है, असम राइफल्स है, ये सारे अलग अलग संगठन है जो पैरामिलिट्री फोर्स कहलाते हैं, केंद्र सरकार के अधीन है। यही देखते हैं। अब अगर गृह मंत्री की व्याख्या ये है कि बीएसएफ को काम नहीं करने दे रही, घुसपैठिया आ रहा है, गांव में जा रहा है, पुलिस नहीं पकड़ रही। अरे तुम्हारा बीएसएफ क्या कर रहा है, तुम क्या करवा रहे हो? और अगर ऐसा है तो बताओ पहलगाम में क्या है, आप तो सर्टिफिकेट दे रहे हो। तो मूल बात यह है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब चुनाव आयोग के जरिए कंप्लीट सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसकी उन्होंने तैयारी कर ली है, कुछ नहीं हो सकता। अब इसको एक ही चीज रोक सकती है कि सब सड़क पर उतरे और वही हो जो पड़ोसी देशों में हुआ है। अन्यथा मुझे भाई लगता है और भी तरीके हैं, हम लोग नहीं कोई उस पे तरीका नहीं है। अब कोई तरीका नहीं है, अब कोई तरीका इसलिए नहीं बचा है कि कोई नहीं। रास्ता गांधी जीते थे सर, ठीक है, हुआ था। गांधी जी तो अंग्रेज थे। संजीव जी भूल जाइए, गांधी का मुकाबला अंग्रेज से था, जी अंग्रेज फिर भी नैतिक था। ये जी तो अनैतिकता की औलाद है। ठीक मैं फिर कह रहा हूं, ये तो ठीक। अनैतिकता की औलाद हैं। ये जो कर रहे हैं वो कहीं से नैतिक नहीं है, चाहे वो ठीक, घर के भीतर कर रहे हो, चाहे वो देश के साथ कर रहे हो, चाहे विपक्षी दलों के साथ कर रहे हो। राइट अन्यथा सर। क्या आप किसी की देश के गृह मंत्री से उम्मीद करते हैं कि जर्नलिस्ट सवाल पूछे तो उससे कहें क्या आप भाभी जी के ख्याल में खोए थे, हमने जवाब दे दिया? या आप बिल्कुल जर्नलिस्ट सवाल पूछे तो कह रहे भैया अपना सोचो, हमारी पार्टी की चिंता ना करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लेकिन ऐसे ये इसको नेताओं इसको इसको अरुण जी मैं लौटता हूँ। मैं मुझे अरुण जी इसमें ऐसा लगता है, कह रहा हूं कि ऐसे नेताओं को हमने छठी का दूध याद दिलाया है, ऐसा नहीं है। यस यस यस, वो दौर हमने हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग अब ये है कि इन्होंने सारे सिस्टम, दुर्भाग्य ये है कि भुखनंगे 5 करोड़ अनाज, 5 किलो अनाज, उसके बाद जो है 2000 6000 देश बिका जा रहा है, एक फौज बिल्कुल तैयार कर बिल्कुल ली है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, नहीं हमें याद है, हमने तो अगर 5 मिनट 7 मिनट नेता लेट होते थे तो हम लोग तय करते थे कि नहीं अब 3 मिनट और देखेंगे, और 10 मिनट आधा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करके चले जाते थे, निकल जाते थे। और अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, देश के दिग्गजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो दौर था। लेकिन अब थोड़ा रीढ़ विहीनता भी है, वो है, और ये रीढ़ इनका विहीनता है। नहीं, रीढ़ विहीनता नहीं, मालिक बिके हुए हैं ना। यस मालिक यस, बिके हैं अब तो वो उसको लोग उसको नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर मैं अगर लौटता हूँ। आज अगर जी आज ये प्लेटफॉर्म किसी बनिए के पास होता तो आप भी ये सवाल नहीं कर रहे होते, हम भी बात नहीं कर रहे होते। नहीं अरुण सर, देखिए इसमें एक चीज ये भी निकलती है कि जो मैं कह रहा था कि जो गला काट स्पर्धा है, देखिए इसमें पीछे ये भी है रविंद्र जी कि वो, आपको याद होगा एक उनका बड़ा चर्चित बयान था शिवराज सिंह चौहान के दौर में, दर्शकों को भी याद होगा कि हाथ कटे ठाकुर। देखिए कैलाश विजयवर्गीय एक मॉस लीडर है, और जो मोहन यादव हैं वो, अब क्या बोले, उनके मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, बड़ी बेहतर बात है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से चॉकिंग होने लगी है, आप बताइए ना, 4 महीने कोई टेंडर रुका रहे, ये दर्शाता दिखलाता है उनके अपने क्षेत्र में, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है रविंद्र जी, वहां यदि सब कुछ चल रहा है, इट मींस भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है। कितनी अजीब सी स्थिति है, और इतने लोग मर जाएं। और इसके बाद मुख्यमंत्री से जब कल शाम को रूबरू हुए थे हम लोग जर्नलिस्ट, 4 मौतों की ही बात कर रहे थे। आज भी आंकड़ा नहीं आया है, 75 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं, 4000 घरों की सैंपलिंग हो गई है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात है। अरुण जी, इस पे आप जरूर, जो इंटरनल बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जो आप कहते हैं ना कि जो मोदी जी जैसा करते हैं वो मोहन यादव कर रहे हैं, एक नोट आपका। संजीव जी, हमें लगता है कि हमें इस मुद्दे पे बात अब करनी नहीं चाहिए। वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो किया, उन्होंने बीजेपी खत्म करनी थी, उन्होंने सारे लीडर्स को घर बैठाया, अपने चौहे छक्के कहां कहां से ढूंढ के वो निकाल के लाए। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश भेजे गए थे, सांसद भी थे, केंद्रीय नेता भी थे, कैलाश भी उन्हीं में से एक थे। कैलाश को मैं 1993 से जानता हूं। सबसे बड़ी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये तय किया कि वो न तो किसी जड़ वाले नेता को कहीं रहने देंगे और ना ही किसी अहम भूमिका में उसको कोई काम करने देंगे। उसके बाद जो हुआ है वो आज आपके सामने है।
मध्य प्रदेश शायद देश का ऐसा इकलौता राज्य है, मुझे लगता है रविंद्र जी और विनय भाई बताएंगे, कि जहां मुख्यमंत्री जो प्रदेश की का मुखिया है वो एक जिले का भी प्रभारी है। और जिला कौन सा है? वो इंदौर है। अब कैलाश विजयवर्गीय का दुर्भाग्य ये है कि वो उसी विभाग के मंत्री है जिस विभाग का काम नाली बिछाना और ये कराना है। और दुर्भाग्य वो उनका ये नहीं, उनके अपने क्षेत्र की घटना, उनके अपने पार्षद, आप कुछ सुन लीजिए, जी, अब जी, आप बीच में जो जी, है जी, प्लीज। उसी विभाग के मंत्री हैं, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, महीनों से सीवर लाइन जिस कैलाश विजयवर्गीय के इशारे पर काम होते थे, उस कैलाश विजयवर्गीय की हालत ये है कि उसको इंदौर में कलेक्टर का नगर निगम का पार्षद तक, मतलब छोटे छोटे जूनियर इंजीनियर तक नहीं पूछ रहे। 3 इंजन की आप बात कर रहे हो, खत्म किसने करवाया? वहां बैठा हर काम मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है, हर काम मुख्यमंत्री के कहने पर हो रहा है। कलेक्टर लीजिए, कमिश्नर लीजिए, बाकी अफसर लीजिए, सब मुख्यमंत्री अपने लेकर गए हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय की जो कुंठा है, जो आदमी जो जिसका सच में वो जो उन्होंने शब्दों का चयन किया वो शायद जायज लीजिए थी, हम लोग को उम्मीद कभी नहीं। पूरी बात तो सुन लीजिए कि मैं जो कह रहा हूं कि वो जो उनकी कुंठा है, वो हमारे गांव में कहावत है कि खसम ने गाली दी तो बेटे पे उतार दी, हरियाणा में कुछ और कहते हैं इसको। जो मार खाई है, जो जो 2 दिन से जग रहे हैं, वो किसकी वजह से जग रहे हैं? किसने वो काम नहीं होने दिए? क्या बता पाएंगे कैलाश विजयवर्गीय? नहीं बता पाएंगे। और वो आप 2 दिन से नहीं सोए, कहिए मुख्यमंत्री से कि आप क्या कर रहे हो प्रभारी बन के? नहीं कह सकते तो क्या किया? अनुराग द्वारी के सामने घंटा गए हो। अरे घंटा तो बना के बजा दिया उसने मंत्री जी को। देखो असल बात यह है, मैं फिर कहता हूं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या हरियाणा में, हरियाणा से हमारा भाई आता है, मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों को घंटा बना के टांगा है, जैसा नरेंद्र मोदी ने। और घंटे की जो ठोकने वाली है ना, वो अपने पास रखी है, जब मन होता है तब वो घंटा बजा देते हैं, नहीं तो नहीं बजाते। केंद्र की जो स्थिति है, एक नरेंद्र मोदी की फोटो छपेगी, किसी मंत्री की नहीं छपेगी। मध्य प्रदेश में क्या है? मोहन यादव और नरेंद्र मोदी, इसके मंत्रियों की कोई औकात नहीं है भाई। कैलाश विजयवर्गीय का दुख यह है कि उनको उनके घर में उनकी अपनी पार्टी, उनके उनसे बहुत जूनियर आदमी मुख्यमंत्री बनके उन्हें रोज अपमानित कर रहा है। यह हालत है। आप 14 की बात कर रहे हैं, हजारों लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, मल मिल रहा था पानी की लाइन में। ये सब नीचा दिखाने के लिए। क्यों? खेल क्या हो रहा है? सारी चीज उज्जैन में चाहिए, उज्जैन में महाकुंभ की आड़ में चाहिए। अभी क्या हार हुई है लैंड पुलिंग के एक्ट मामले में? सीएम की हार हुई कि नहीं हुई? तो ये असल बात यह है, इन मौतों के पीछे कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव की व्यक्तिगत लड़ाई है। ये अहम की लड़ाई है। कैलाश विजयवर्गीय को नीचा दिखाना चाहते थे मुख्यमंत्री, इसलिए वो लाइन नहीं बदली गई। और अब क्या हुआ है? जांच के लिए कमेटी बना ली गई जो ये बताएगी कौन जिम्मेदार है। आज तक कोई पता जांच चलता की रिपोर्ट अरुण जी नहीं आती? जांच की रिपोर्ट आप याद करिए, 2 दर्जन बच्चे मरे दरअसल छिंदवाड़ा में, यही एक इंदौर बात में चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चियों शिशुओं की मौत हुई, लड़कियों की। नहीं, कुछ नहीं ढाक के। मूल बात जो है, मूल बात यह है कि लड़ाई कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच में है। मैं ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं कि मोहन यादव का कद कैलाश के सामने बहुत छोटा था राजनीति में। लेकिन 2 साल पहले जब मोहन यादव का कद हनुमान बनाया उनको किसने? अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, बहुत मर्द है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए वो एक भी बीजेपी का नेता जो ये कहता कि मैं इसकी जूनियर आदमी, इसकी अगुवाई में मंत्री नहीं बनूंगा। वो हिम्मत इन्होंने नहीं दिखाई और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तिल तिल करके मारा जा रहा है इनके अहम को। आप जरा बिल्कुल, पता तो करिए। जी हाँ, जो जी हाँ, बिल्कुल, कैलाश बिल्कुल, विजयवर्गीय की समस्या ये है कि मोहन यादव के सामने बोल नहीं सकते, अमित शाह से कह नहीं सकते, मोदी सुनेंगे नहीं। और तो और उन्हें लगा कि अनुराग द्वारी कमजोर आदमी है, उसने भी उल्टा कह दिया कि तमीज से बात करो, और दुनिया ने देख लिया और वो एक्सपोज भी हो गए। मूल बात यह है बिल्कुल, कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति इतने ओछेपन पे आ गई है कि उसका शिकार मीडिया हो रहा है। चाहे वो अमित शाह की बदतमीजी हो जो उन्होंने वहां की, अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहा है तो आप उसके परिवार तक जाएंगे, भाभी जी के बारे में सोच रहे थे। भाई ये कौन सा तरीका है? तुम देश के गृह मंत्री हो। गंगा अब गंगा तो गंगा गंगा ऊपर से नीचे बहती है अरुण जी। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, मैं नहीं भाई, अब अगर इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या भगोड़ा क्या बदर का प्रदेश बदर किया था, जी हाँ, तो जो आदमी
अब इतना बड़ा क्रिमिनल रहा हो, तड़ी पार शब्द, तड़ी तड़ी पार, पार, जी, जो आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल रहा हो, उसी के हाथ में कानून है, तो इसके बाद आप क्या करोगे? ये नए नए प्रयोग है, पार्टी के भीतर हो रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय में अगर हिम्मत होती, या बाकी मंत्रियों में पूरे हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां वसुंधरा की क्या हालत कर दी। ये जो चीज है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी वो भाजपा के नेताओं को जैसे रोज अपमानित कर रहे हैं। राजनाथ नहीं बोलते, ना गडकरी बोलते, बाकी कौन मंत्री है, किसका नाम आप जानते हो? तो ये जो नया प्रयोग है उसके चलते बस गड़बड़ क्या है, कैलाश विजयवर्गीय ये भूल गए कि अनुराग द्वारी का सवाल जो है, अनुराग द्वारी को क्या वो मोहन यादव समझ बैठे क्या? क्योंकि खीज उनकी मोहन यादव पर है, जो कुछ किया है। भाई प्रभारी मंत्री हो, वहां कोई भी किसी भी अफसर की ये हिम्मत नहीं है कि कर दे। और ये पिछले 2 साल से चल रहा था कैलाश विजयवर्गीय को नीचा दिखाने के लिए, और हो रहा है, अभी भी होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल इस्तीफा दे दें, आज दे इस्तीफा। लेकिन वो हुआ, उनका जो वास्तविक गुस्सा जिसको आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ आपसे।